राजा साहब, कच्ची पेंसिल से आपने आईनी तरमीम लिखी और जिसको मौलाना ने मिटा दिया, पीटीआई भी उनके साथ है। ये जो सारी प्रैक्टिस आप आइन में तरमीम करने जा रहे थे और आपकी जमात का होमवर्क ही मुकम्मल नहीं था, इससे आपने पाया क्या है, मिला क्या है आपकी जमात को और आपकी हुकूमत को? देखें भाई, जो हकीकत है वो ये है कि हमें जो बताया जा रहा था कि हमारी सारी बात हो गई थी और सब कुछ फाइनल था, लेकिन उसके बाद ऐन वक्त पे कुछ चीज़ें जो हैं वो जिस तरह बात पहले तय हुई थी उससे दूसरी शक्ल अख्तियार कर गई। अगर ये बात सच्ची है फिर तो ठीक है, और अगर ये बात सच्ची नहीं और होमवर्क नहीं था, चीज़ें तय नहीं थी, तो फिर मेरा ख्याल है कि जल्दबाजी की गई है, जो कि मैं समझता हूँ गलती है। अगर इसको सारे को मेरे भाई, मेरे लिए काबिल एहतराम है अरशाद साहब, वो जिस तरह बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ कि इतनी इसमें नुकसानदेह चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारी अवाम, कौम और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको जिस तरीके से होमवर्क इसका हुआ है, मैं भी आपकी तरह उससे एग्री नहीं करता और मैं समझता हूँ कि ये गलत हुआ है। इसमें जो सारी चीज़ें डिस्कशन में लानी चाहिए थी, मीडिया में भी, सब सियासी जमातों पे भी, और अगर वो ये समझा जाता कि ये मुल्क के फ़ायदे में है, ये हर पाकिस्तानी के फ़ायदे में है, तो मेरा ख्याल है कोई पार्टी उसकी मुखालफत नहीं कर सकता था। इवन के पीटीआई भी उसकी मुखालफत मेरा ख्याल है नहीं कर सकती थी। राजा साहब, अब हुआ ये है कि इनको पहले सामने लाया नहीं गया जी। अब जो ना लाने की वजह से उसमें बहुत सी ऐसी चीजें भी डिस्कस हो रही हैं जो उसमें शामिल ही नहीं है, जो उसका हिस्सा ही नहीं है, लेकिन मीडिया में वो भी डिस्कस हो रहे हैं कि ये होने लगा है, जिस तरह अभी मेरे भाई इरशाद साहब ने भी कहा है। तो इस तरह चीजें नहीं है। अगर उसका बगौर जितना मेरे इल्म में आया है कि उसके बहुत सारी चीजें उसके फायदेमंद है। आम जिस तरह कल हमारे जो वफाकी वजीर कानून है, उन्होंने कहा इसके बाद हम दूसरे मरले में सेशन कोर्ट तक जा रहे हैं, सिविल। देखें ना, ऐसे मुकदमे भी हैं जहां पे लोगों को फांसी की सजा हुई और वो सारी उम्र कैद भुगत के फांसी होगी, बाद में उनकी तारीख लगी और उन्हें बेगुनाह कर दिया गया। ये भी तो इस मुल्क में जुल्म हो रहा है। 65,000 के करीब सुप्रीम कोर्ट में केस अल्तवा का शिकार हैं, और हमारे जिलों में तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कितना बुरा हाल है। इतना बुरा निज़ाम ये इंसाफ पाकिस्तान के जिलों में है कि आम आदमी सोच ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में इस तरह होता है। राजा साहब, तो अगर इसमें बेहतरी के लिए कुछ चीजें सबको ऑन बोर्ड, एक मिनट सर, जी, सबको ऑन बोर्ड करके कर ली जाती तो बहुत अच्छा था। जी राजा साहब, बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक होना और चीज़ है, और बहुत सारी ख़राब चीज़ें उसमें शामिल होना ये तो नहीं कहा जाता। या तो आप टोटल सही बातें लेके आएँ, फिर किसी को मुखालफत की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ चीज़ें आप अच्छी करके उसमें मिक्स कर दें, मिला दें, दो चार चीज़ें, इंसानी हकूक़ भी पामाल कर दें, अदालती सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस भी कम कर दें, तो ज़ाहिर है वो तो काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है, आप ख़ुद मान रहे हैं कि छुपाया गया, ये छुपाने की वजह क्या थी? कभी आप तो इतने पुराने कानून साज हैं, आप सूबाई असम्बली में रहे, कौमी असम्बली में रहा, हमेशा असम्बली का इजलास उस वक्त बुलाया जाता है जब कोई भी कानून साजी हो तो होमवर्क मुकम्मल हो चुका होता है, और फिर उसको पार्लिमानी पार्टी में लाया जाता है, कैबिनेट में लाया जाता है, फिर असम्बली में लाया जाता है, कमेटी में ले जाते हैं। तो ये सारे मराहल नहीं किए गए, असम्बली का इजलास बुला ले गया, तो इसी तो शक व शुबा पैदा हुआ कि मशकूक चीज़ें हैं। नहीं इरशाद साहब, मेरे ख्याल में मैंने अपनी शुरू में बात की थी, वो ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि चीजें सब तय थी। अच्छा। और बाकी सियासी जमातों के साथ भी सारा कुछ तय था। इवन ये भी मेरे इल्म में आया है आज सुबह ही कि मौलाना साहब से भी चीजें तय थी। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर भी मिले, आसफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट भी मिले थे, और बिलावल भुट्टो साहब भी मिले थे। उसके बाद कोई ऐसा बीच में तय होने के बाद हुकूमत ये कह रही है कि तय होने के बाद ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि मौलाना साहब ने उस पर
या हुकूमत कोई तर्जमान जो हैं वो कुछ गलत बयानी कर रहे हैं, या मौलाना साहब की तरफ से कुछ थोड़ा सा मौक़िफ़ तब्दील हुआ है, तो उसकी वजह से, क्योंकि सारा काम तो रुका है मौलाना साहब की वजह से, और वो किसकी गलती है वो पता चल जाएगा, मीडिया पे भी आ जाएगा कि हुकूमत की गलती है या मौलाना साहब को कोई उसमें दोबारा कोई उसमें चीज़ें गलत नज़र आई और उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। ये आइंदा 2-4 दिन में मीडिया पे भी आ जाएगा कि किस साइड से गलती है। लेकिन ये चीज़ मेरे इल्म में है कि सब कुछ तय था और हुकूमत समझ रही थी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना और हम करा लेंगे। नहीं, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम मौलाना साहब से शुरू हो गया। राजा साहब, रिपोर्ट ये हो रहा है कि मौलाना साहब को एक बात बताई गई, पीपल्स पार्टी को एक बात बताई गई। जब बिलावल भुट्टो साहब मौलाना से मिलने गए तो पता चला कि जी हमें तो कुछ और कहा गया है, मौलाना ने कहा मुझे तो कुछ और कहा गया है, और वहाँ से मामला ख़राब हुआ। तो ये नातजर्बाकारी थी, चालाकी थी, या कोई मौलाना को बहुत ज़्यादा सादा समझा गया था? नहीं, मौलाना साहब को सादा समझना कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अब मैं नहीं क्लियरली बता सकता क्योंकि मैं इसके अंदर तो नहीं था कि मैं नहीं बता सकता कि किस साइड से फॉल्ट है, लेकिन ये मैं आपसे एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी है या मिसअंडरस्टैंडिंग कराई गई है। अगर ये दोनों हुई हैं, जिस तरफ से भी हुई हैं, मैं समझता हूँ ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। एक साफ क्लियर पोजीशन लेके इसके लिए कदम उठाना चाहिए था। इस तरह अबहाम में जो कदम उठाया गया है उसमें मैं इसमें कोई इतनी बड़ी नाकामी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, फॉल्ट किसका है? आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून हैं, वही इस सारे मामले को लेकर चल रहे थे, क्या उनका फॉल्ट है? दूसरा, अब जो हामिद खान है उन्होंने 19 तारीख से वकला मूवमेंट का ऐलान कर दिया है, अगर वो उनकी जो तहरीक चलती है तो फिर आपके लिए एक चैलेंज है। तो आप समझते हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब की परफॉर्मेंस अब तक ठीक है और तसल्ली बख्श है? नहीं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे समझदार आदमी हैं, कानून को समझते हैं। उनकी तरफ से मुझे नहीं पूरा यकीन है कि उनकी तरफ से फॉल्ट नहीं होगा। फॉल्ट कहीं ना कहीं है और जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। और अब हुकूमत को चाहिए, हम तो यही हुकूमत को मशवरा देंगे कि सारों को ऑन बोर्ड करें, बल्कि इसको पब्लिक कर दें, इसको पब्लिक डिबेट में ले आएं, और जो कोई पब्लिक की तरफ से आता है कि ये गलत है उसको उसमें से डिलीट करें। जो पब्लिक के हक में है, जो पाकिस्तान के हक में है, जो पाकिस्तानियों के हक में है, उस पे अमल करें। और उसमें फिर कोई जमात, सियासी जमात, इवन के पीटीआई भी फिर उस पर मुखालफत नहीं कर सकेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये फरमाएं राज साहब के काजी फ़ायज़ ईसा साहब, तासुर ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है वो काजी साहब को अकोमोडेट करने के लिए बनाई जा रही है, और उनको सारे इख्तियारात जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो भी उनको दिए जा रहे हैं, और जो नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात वो भी उनके हवाले किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना, ट्रिब्यूनल के केसेस जो होते हैं, नशिस्तों के मामलात, सियासी मामलात, वो उनके हवाले कर देना, इंसानी हकूक़ के सारे केसेस उनके हवाले कर देना, जजों के जो है जुडिशल कमीशन की सरबराही उनके हवाले कर देना। तो ये क्या मजबूरी है? इतना बड़ा रिस्क आप एक शख्स के लिए आपकी जमात क्यों ले रही है? पहली बात तो है जी, काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बड़ा क्लियर कहा हुआ है कि मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी है, और अगर उम्र बढ़ी भी तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। उसके बाद ये मेरे पास तो हर तरफ से यही खबर है कि वो किसी भी अपनी इस मुद्दत जो उनकी रिटायर होने की, उसके बाद वो किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहली बात तो जो मेरे इल्म में। दूसरा, जो आईनी अदालत है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन हर वक्त ही आईनी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मांगी जाती है। तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें अल्तवा में रहती हैं जो आम पब्लिक के केसेस है। तो उसके लिए ये भी बहुत से मुल्कों में ये इस तरह की आईनी अदालतें हैं, और अगर ये इसका फ़ायदा है, इससे आम पाकिस्तानी को फ़ायदा है, और इसमें कोई ऐसी गलत ना हो चीज़
ख़ास तौर पे ये इंसानी हकूक़ की मैंने तो कहीं बात नहीं सुनी कि इंसानी हकूक़ पे कोई खुदा न खास्ता कोई इस तरह का कोई होगा आईनी अदालत में। आर्टिकल 8 अगर जो वो है, पाकिस्तान के आर्टिकल 8 को अमेंड किया जा रहा है जो इंसानी हकूक़ के हवाले से है। जी, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं, जो मेरे ख्याल है। ठीक है। और जी। इसको होना भी नहीं चाहिए, मैं इसकी मुखालफत भी करता हूँ। और इंसानी हकूक़ पे दुनिया में तो इसमें और ज्यादा आगे जा रही है, हमें पीछे की तरफ रिवर्स नहीं होना चाहिए और ना इसको होना चाहिए। बिल्कुल मैं इसकी हमायत नहीं करता। और दूसरा ये है कि अगर इसमें भी इसको भी पब्लिक कर लें और इसकी जो अच्छे पहलू हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के फायदे के लिए हैं उनको कर लें, और जो जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आईनी हकूक़ के हवाले से तफज़ात हैं या और कोई तफज़ात हैं उनको ना करें। इनको जो अदालतों के बेहतरी के लिए काम हो सकता है, अवाम की बेहतरी के लिए जो काम हो सकता है उनसे ये काम लिया जाए। जहाँ तक काजी फायज़ ईसा साहब का है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद किसी चीज़ का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। तो उसके बाद मेरा ख्याल है राजा साहब ये तो बहुत ही आपकी साहिब बात है कि ये मुसवदा पूरा पब्लिक किया जाए, आवाम से, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से, सिविल सोसाइटी से, वकला से, मीडिया से इनपुट ली जाए, फिर उसके बाद पे ये तो बहुत अच्छी आपने तजवीज़ दी है। और आप ये कह रहे हैं कि काजी साहब के बारे में आपको यकीन है कि वो इस अदालत का ना हिस्सा बनेंगे ना उसके चीफ जस्टिस बनेंगे, वो रिटायर होकर चले जाएंगे। लेकिन एक सवाल और है कि अगर ये मुकदमात के अल्तवा का मसला है या उसकी तादाद में इजाफे का मसला है तो सुप्रीम कोर्ट को 5 जज और दे दें या 6 जज और दे दें, क्योंकि पहले भी तो ये 5 जज की आप अदालत बनाना चाह रहे हैं तो 5 जज और दे दें और वो सिर्फ आइनी उमूर देखा करें, तो इससे मामला हल हो जाएगा, तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इस तरह हो जाए। जब पब्लिक होगा तो हर तरफ से वकला की, कल वो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे, अपना साबिक स्पीकर जो हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा पाकिस्तान की किसी बार एसोसिएशन में मैं ये लेके आपके साथ जाने को तैयार हूं और किसी जगह से अगर कोई मुखालफत आए तो हम इसको वापस ले लेंगे। तो अगर वो इसी की मुखालफत नहीं आनी तो फिर इसको पब्लिक करने में क्या अर्ज है। जब वो ये चैलेंज कर रहे हैं लॉ मिनिस्टर साहब असद कैसर साहब को कि किसी पाकिस्तान की बार एसोसिएशन में ले जाएं, वो इसकी मुखालफत नहीं करेंगे, तो फिर उनके पास ले जाएं और उनसे वेट करा के उनकी दस्तखत करा के तो इसको करा लें। इसी तरह इंसानी हकूक की तंजीमों के पास ले जाएं, इसी तरह साफियों के पास ले जाएं, तो सारों का उस पर अपना अपना हिस्सा डल जाएगा और सारों को उसके कोई जो ये अभाम पैदा हुआ है ये अभाम को खत्म करना चाहिए।